हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 26 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान की जो 4 किताबें हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों किताबों से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। और इससे पहले मैंने 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप इन चारों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण विस्तार से समझाएं। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसके पतन के यानी कि इसके समाप्त होने के जो कारण है उसके बारे में बताना है। तो आंसर देखें। संभवतः सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे, यानी कि ये संभावना है कि इस सभ्यता के ख़त्म होने के बहुत सारे कारण रहे होंगे। पहला कारण है प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि प्रशासनिक तौर पर जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है वो नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी, यानी कि जब सरस्वती सिंधु सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी तो प्रशासनिक शिथिलता आ गई, यानी कि प्रशासन ने जो डेवलपमेंट के कार्य थे वो बंद हो गए थे, जिसके कारण बस्ती का आकार सीमित हो गया, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हुई तो जो नगर थे उनका आकार सीमित हो गया, विकास नहीं हुआ और जिसकी वजह से सफाई में यानी कि स्वच्छता में कमी आ गई और जो बीमारियों का कारण बनी होगी और इसकी वजह से जो है इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। दूसरा कारण बताया है जलवायु परिवर्तन। सरस्वती सिंधु सभ्यता में वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी सूखने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता की बस्तियों का पतन हुआ होगा। तो यहाँ पर यह बताया है कि दूसरा कारण कि जलवायु जो है उसमें परिवर्तन आया, बारिश कम हुई और जो सरस्वती नदी थी उसके सूखने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में जो ये सभ्यता थी, इसकी जो बस्तियाँ थी वो उनका पतन हुआ, यानी कि वो समाप्त हुई। बाढ़। इस सभ्यता के मोहनजोदड़ो, चहुंतड़ो, लोथल और भगतराव नामक स्थलों से के उत्खनन का मतलब होता है खुदाई से बाढ़ के साक्ष्य मिले, यानी कि साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, यानी कि इन जगहों से जो है ये पता लगा है कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि इस सभ्यता के पतन में बाढ़ की भूमिका रही होगी, यानी कि जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ है। उसके बाद है विदेशी व्यापार में गतिरोध। इस सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, यानी कि विदेशी व्यापार जो था वो उसमें कमी आई, गिरावट आई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, जिससे लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई, यानी कि जो जीवन स्तर था उसमें गिरावट आई और इस सभ्यता का पतन हुआ। और अगला कारण है महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 41 लोगों की मृत्यु मलेरिया जैसी महामारी से हुई। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो है 42 मानव कंकाल मिले और जब उनका अध्ययन किया गया तो 41 लोग जो थे वो मलेरिया जैसी जो महामारी थी इससे मरे थे। तो इस सभ्यता का पतन जो है ये भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशी आक्रमणों के भारत पर कौन कौन से प्रभाव पड़े। आंसर देखें। भारत में विदेशी आक्रमणों के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला है इस्लाम का प्रसार, यानी कि जो भारत है इसके ऊपर अधिकतर जो आक्रमण करने वाले थे, जो विदेशी थे, वो इस्लाम धर्म को मानते थे और वो अपने धर्म का उन्होंने भारत के अंदर प्रसार किया। अरबों व तुर्कों में नया धार्मिक जोश था, यानी कि जो अरब थे और जो तुर्क थे इनके अंदर धार्मिक जोश था। उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए ही भारत के ऊपर आक्रमण किया और अपने धर्म को फैलाने के लिए ही उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। जनधन की हानि। गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक अनेक बार आक्रमण किए थे, यानी कि इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर।
नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ से वह अपार संपदा ले गया, यानी कि इन जगह से जो है बहुत सारी धन संपत्ति भारत से ले गया, ले जाने में सफल रहा और बहुत सारे लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, यानी कि जिन्होंने विरोध किया उनको मौत के घाट उतार दिया। कमज़ोर युद्ध नीति, यानी कि जब विदेशी आक्रमण हुए तो भारत की जो युद्ध नीति जो थी, कमज़ोर साबित हुई। तुर्क आक्रमण के समय भारतीयों की कमज़ोर युद्ध नीति उजागर हुई, यानी कि जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो भारत की जो युद्ध नीति थी उसकी जो कमज़ोरी थी वो उजागर हुई, यानी कि उसके बारे में पता लगा। भारतीय शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे, यानी कि जो भारतीय शासक थे, राजा थे, वो अपनी सेना के अंदर हाथी ज़्यादा रखते थे, जबकि तुर्कों के पास अश्व सेना थी, जबकि जो तुर्क थे उनके पास घोड़ों की सेना थी जो तेज़ होती है। भारतीयों का सैन्य संगठन कमज़ोर था और सैन्य संगठन जो था वो भी कमज़ोर था। उसके बाद है कला एवं साहित्य को आघात। गजनवी ने अपने आक्रमणों में थानेश्वर, नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ के इमारतों और मंदिरों, धर्मस्थलों और मंदिरों को तोड़ा। वह अनेक उच्च कोटि के कलाकारों और शिल्पकारों को अपने साथ गजनी ले गया, तो अपनी राजधानी गजनी लेके गया। अब जो भारत के अच्छे जो कलाकार थे और शिल्पकार थे उनको, और वहाँ ले जाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना। तुर्क आक्रमणों से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तो उसने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, मथुरा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वर्णन करें कि समुदायों ने भारत में वनों और वन्य जीवन को कैसे संरक्षित किया है, यानी कि जो समुदाय हैं उन्होंने भारत के अंदर जो वन है और जो वन के अंदर वन्य जीवन है यानी कि प्राणी हैं उनको कैसे बचाने का काम किया है। संरक्षित करने का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना। आंसर देखें, वनों और वन्य जीवन संरक्षण में समुदायों का योगदान। पहला है, राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया, यानी कि राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर 5 गांवों ने 1200 एकड़ भूमि को जो है भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया, जिसके अपने ही नियम हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, फिर नियम बना दिए, कानून बना दिए जो शिकार वर्जित करते हैं, यानी कि यहाँ पर शिकार करना वर्जित है, मनाही है शिकार करने की, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं, यानी कि बाहरी लोगों से जो है वन्य जीवन को वो बचाते हैं। उसके बाद है दूसरा, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं तथा आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं, यानी कि कुछ समाज के लोग जो है विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल के समय से ही उनकी रक्षा करते हुए भी आ रही हैं। संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के समय इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। उसके बाद है तीसरा, राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि वो उनको अपना हिस्सा मानते हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी कि जो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं राजस्थान के अंदर वो इन सभी प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और अपना जो है समुदाय का एक हिस्सा मानकर चलते हैं उनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण को परिभाषित करें, भारत पर इसके अच्छे प्रभाव क्या हैं। वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में बताना है और इसका भारत के ऊपर क्या अच्छे प्रभाव पड़े हैं। आंसर देखें, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से और व्यापार से जोड़ने को जो है वैश्वीकरण कहते हैं। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छे प्रभाव, भारत के ऊपर जो अच्छे प्रभाव पड़े हैं, पहला है भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ी है, यानी कि भारत का जो है विश्व के व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ी है।
भारत अब अपनी वस्तुएं तथा सेवाओं विभिन्न देशों में भेजता है, यानी कि इसकी वजह से ही भारत अब अपनी सेवाएं और वस्तुएं दूसरे देशों में भेजता है। भारत में वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं, विशेषकर यानी कि खास तौर पर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। यानी कि वैश्वीकरण की वजह से जो धनी वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं, उनको खास तौर पर इस चीज़ से लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है, यानी कि अब इन लोगों के पास जो है सामानों को, चीज़ों को खरीदने के ज़्यादा विकल्प हैं। धनी लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं, यानी कि पहले की तुलना में जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो उनका जो आनंद है वो ले रहे हैं वैश्वीकरण की वजह से ही। भारतीय श्रमिकों की कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है और इससे जो है भारतीय जो श्रमिक हैं उनकी जो है उनकी स्किल डेवलपमेंट हुई है और कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करें। यानी कि राजनीतिक दल क्या है इसके बारे में बताना है और उसके सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, राजनीतिक दल लोगों को एक ऐसा समूह होता है, यानी कि दल के नाम से ही पता लग जाता है, दल यानी कि कुछ लोगों का समूह। राजनीतिक दल के अंदर जो है लोगों का समूह होता है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, यानी कि सरकार बनाते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियां एवं कार्यक्रम पर सहमत होते हैं, यानी कि सभी लोग जो हैं राजनीतिक दल के अंदर जो नीतियां बनाते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं लोगों के विकास के लिए, उन पर वो सभी सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं और उन नीतियों के ऊपर वो मिलकर काम करते हैं। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल एक अहम शर्त है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल होना आवश्यक है। वर्तमान में राजनीतिक दलों में सुधार किया जाना आवश्यक है, यानी कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक दल हैं इनके अंदर सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं वो नीचे बताए गए हैं। पहला है, विधायकों और सांसदों द्वारा दल बदलने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कि जो विधायक है, जो सांसद हैं, जो दल बदल लेते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि मौजूदा दल बदल विरोधी कानून इसको रोकने में सक्षम नहीं है। यानी कि इस समय पर जो दल बदल विरोधी कानून है वो इस चीज़ को रोकने में सक्षम नहीं है। राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो चंदा दिया जाता है राजनीतिक दलों को इलेक्शन के समय पर, उसमें पारदर्शिता बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनावी खर्चों की प्रभावी तरीके से जांच की जानी चाहिए, यानी कि राजनीतिक दलों के द्वारा और उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव के समय पर जो धन खर्च किया जाता है उनकी प्रभावी तरीके से जांच करनी चाहिए। उसके बाद है, इसके अतिरिक्त इस बारे में निम्नलिखित सुझाव भी दिए जा सकते हैं। पहला है, सरकार चुनाव खर्च उठाए, अर्थात सरकार चुनाव लड़ने के लिए दलों को पैसा दे, को धन दे, यानी कि पहला सुझाव ये दिया गया है कि सरकार ही जो है दलों को पैसा दे कि इतने पैसे में ही आपको चुनाव लड़ना है। उसके बाद है, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए जाएं, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनके जो आंतरिक कामकाज हैं उसको मैनेज करने के लिए कानून बनाया जाए। सभी दलों के लिए अपने सदस्यों की सूची बनाना व संविधान का पालन करना अनिवार्य किया जाए। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को एक खास अनुपात में लगभग 1/3 चुनाव में खड़ा करना अनिवार्य किया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, पहले है सामाजिक जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में बताना है। पहला पॉइंट है सामाजिक जीवन के अंदर, सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित है, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो समाज था ये अनेक वर्गों में विभाजित था, यानी कि बटा हुआ था। नगर को दुर्ग क्षेत्र, जो नगर था उसको दुर्ग क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र में बटा गया था। दुर्ग, जहाँ पर दुर्ग का मतलब होता है जो महल है, और आवासीय क्षेत्र इनमें बांटा गया था। नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति या शासन वर्ग तथा
आवासीय क्षेत्रों में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी तथा मजदूर रहते थे। यानी कि जो दुर्ग थे उसके अंदर राजा और राजा के जो मंत्री थे वो रहते थे और अमीर आदमी, और जो आवासीय क्षेत्र होता था उसके अंदर सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर रहते थे। इस सभ्यता के समाज में किसान, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, शिल्पी तथा जुलाहे आदि महत्वपूर्ण वर्ग थे। यानी कि ये सभी वर्ग थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इनका मुख्य भोजन जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां, दूध व मांस था। इस सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण के विशेष शौकीन थे। शतरंज का खेल, नृत्य तथा शिकार उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उसके बाद है धार्मिक जीवन। पहला पॉइंट है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य नारी की मिट्टी की मूर्तियां और मोहर पर नारी की आकृतियों से मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, मातृशक्ति की उपासना पुरानी जगत एवं वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुओं से घिरे हुए सींग वाले त्रिमुखी पुरुष का चित्रण पशुपति शिव की उपासना की ओर संकेत करता है। यानी कि इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग जो है भगवान शिव को यानी कि पशुपति शिव को मानते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में एक सींग वाले पशु, बैल, सांप तथा पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। इस सभ्यता की कुछ मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। इस सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 प्रचलित विधियां थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। शवों को प्राय उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण आदि रखे जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक एवं जलवायु दशाओं की व्याख्या कीजिए। इसके वितरण का भी वर्णन कीजिए। आंसर देखें। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल, यानी कि भारत के अंदर ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। हमारा देश विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी कि विश्व के अंदर चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी कि चावल उत्पन्न होता है। यह खरीफ की फसल है। भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके लिए: तापमान, चावल की कृषि के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता है। यानी कि चावल के लिए टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वर्षा, इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पकने पर इसकी जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए, इसलिए इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। यानी कि वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो। भूमि, चावल के लिए समतल भूमि होनी चाहिए। मिट्टी, इसके लिए जलोढ़ तथा चीका युक्त मिट्टी उपयुक्त रहती है ताकि इसमें अधिक समय तक पानी खड़ा रह सके। उसके बाद है श्रमिक, इसकी कृषि के लिए सारे काम हाथ से करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की यानी कि मजदूरों की आवश्यकता होती है। वितरण, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की अधिकता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। उसके बाद है उत्पादक क्षेत्र। पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, संपूर्ण उड़ीसा में उगाया जाता है। उसके बाद है उत्पादन। भारत में 1950-51 में चावल का उत्पादन 206 लाख टन हुआ। 2008-9 में भारत में चावल का उत्पादन 927 लाख टन हुआ। 2015-16 में 1036 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक के घटकों के विषय में बताइए। आंसर देखें।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए गए जीवन सूचकांक के गुणवत्ता को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। पहला है दीर्घ आयु। दीर्घायु से यहाँ तात्पर्य जीवन की आशा से है। इसका अर्थ है कि बच्चा अपने जन्म से कितने वर्ष तक की आयु तक जीवित रहेगा, यह स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर को दर्शाते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं किसी देश की वो कितनी अच्छी हैं। अगर वहाँ के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है यानी कि आयु दीर्घ है, तो इससे पता लगता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं अच्छी हैं। उसके बाद है शिक्षा का स्तर। इससे तात्पर्य किसी देश के लोगों द्वारा औसत आधार पर प्राप्त की गई शिक्षा से है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। इससे अभिप्राय देश के सभी लोगों की औसत आय से है। कम औसत आय निम्न जीवन स्तर को दर्शाती है, यानी कि जिस देश की औसत आय जो है लोगों की कम होगी यानी कि प्रति व्यक्ति आय, तो वहाँ का जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न दर्जे का होगा। और उच्च औसत आय यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ के जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आंसर देखें। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद मुख्य हैं। सबसे पहले हैं वेद। वेद संसार का सबसे प्राचीन, प्रमाणिक, पवित्र और दार्शनिक साहित्य है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद शाश्वत हैं तथा ईश्वर की वाणी है। इनकी संख्या 4 है। सबसे पहले ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं का आह्वान यानी कि बुलाने के लिए आह्वान करने के मंत्र हैं। गायत्री मंत्र इसी वेद के मंत्रों में से एक है। इसमें 10 मंडल तथा 10,552 मंत्र हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। इस वेद में कर्म की प्रधानता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद है सामवेद। यह वेद भारतीय संगीत का मूल है। उसके बाद है अथर्ववेद। यह वेद जन सामान्य में से संबंधित समस्याओं के समाधान एवं जीवन और समाज के नियमों का संकलन है यानी कि संग्रह है। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। यह ग्रंथ वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक है, यानी कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं इसके द्वारा जो वेदों के मंत्र हैं उसका अर्थ करने में ये सहायता करते हैं। उसके बाद है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। वानप्रस्थियों और सन्यासियों और आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान हेतु ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। उसके बाद है उपनिषद। यह वेदों का सार है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्मा, जीव व जगत का ज्ञान उपनिषदों की मूल शिक्षा है। उसके बाद है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। आंसर देखें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे दूर दराज के स्थानों में स्थित बाजारों के एकीकरण के लिए स्थानीय और छोटे उत्पादकों के साथ घनिष्ठ सहयोग करती हैं और उनकी भूमिका और प्रयास वैश्विक निवेश को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका इस प्रकार है। पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि इंटरनेशनल कंपनियां सस्ते श्रम और अन्य संसाधनों वाले क्षेत्रों में उत्पादन कार्यालय और कारखाने स्थापित करती है। यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिस देश के अंदर उनको सस्ते में मजदूर मिल जाएं और संसाधन आसानी से मिल जाएं, ऐसे क्षेत्रों में जो है वो अपने कारखाने, कार्यालय और कारखाने यानी कि फैक्ट्रीज कंपनियां जो हैं स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी कभी दुनिया भर के स्थानीय व्यवसाय के सहयोग से विनिर्माण स्थापित करती है। ऐसे सहयोगी विनिर्माण से स्थानीय कंपनियों को 2 तरह के लाभ होते हैं। इससे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए धन का
योगदान कर सकती हैं। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के विस्तार और सुधार के लिए नवीनतम तकनीक प्रदान कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो किसी देश दूसरे देश में जाती हैं और वहाँ की जो स्थानीय व्यवसाय है, यानी कि जो लोकल जो फैक्ट्री है या उद्योग है, उनको पैसे देकर और अपनी जो लेटेस्ट तकनीक है उनको देकर उनका उत्पादन बढ़ाने में वो सहयोग करती हैं। उसके बाद है, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि उनकी संपत्ति कुछ अविकसित देशों के पूरे बजट से अधिक है। यानी कि कुछ इंटरनेशनल कंपनियां तो इतनी बड़ी हैं कि उनकी जो संपत्ति है कुछ अविकसित देशों का जो साल भर का पूरा बजट होता है उससे भी ज़्यादा है। यही कारण है कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थानीय व्यवसायों का अधिग्रहण करते हैं और इसी वजह से ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, लोकल कंपनियों को खरीद लेती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरते देशों में छोटे व्यवसायों को ऑर्डर देकर उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं और जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं छोटे देशों के जो छोटे व्यवसाय हैं उनको बड़ा ऑर्डर देकर उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। वह बेहतर तकनीकी प्रसारण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। विज्ञान के विस्तार और मानव संसाधनों के विकास में योगदान देते हैं, यानी कि नॉलेज यानी कि स्किल बढ़ाने का काम करते हैं और जो मानव संसाधन हैं उनके विकास में भी योगदान करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 के बीच हुए संशोधनों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि बेल्जियम के संविधान के अंदर 1970 से लेकर 1993 के बीच में जितने भी संशोधन हुए हैं उन सब के बारे में बताना है। आंसर देखें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी कि जो डच बोलने वाले हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं ये जो मंत्री हैं इनकी संख्या जो है समान रहेगी, यानी कि डच भी और फ्रेंच भी दोनों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में होगा, यानी कि कानून बनाने के लिए दोनों समूहों का जो है बहुमत प्राप्त करना ज़रूरी है। एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई एक समुदाय जो है वो फैसला अकेला नहीं कर सकता है। उसके बाद है, केंद्र सरकार की कई शक्तियों को दोनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया गया है, यानी कि जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं दोनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया, यानी कि दोनों क्षेत्रों के जो डच हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उनकी जो क्षेत्रीय सरकारें हैं यानी कि जो लोकल सरकारें हैं उनको सौंप दी गई हैं। राज्य सरकारें अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही हैं, यानी कि जो राज्य की सरकार है अब वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। उसके बाद है, ब्रसेल्स में अलग सरकार स्थापित की गई जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में उनके समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। उसके बाद अगला है पॉइंट, दोनों सरकारों के आंतरिक यहाँ एक सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई है, यानी कि दोनों सरकारों के अतिरिक्त यहाँ पर एक सामुदायिक सरकार भी है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि एक अलग से भी उन्होंने सरकार बना रखी है जिसका सामुदायिक सरकार कहते हैं और दोनों भाषा बोलने वाले अपनी अलग अलग ये जो सामुदायिक सरकार है बनाई है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग जहाँ भी रहते हैं इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, यानी कि डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर ये जो है सामुदायिक सरकार बनाते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे विषयों पर फैसले लेने का अधिकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक और एवं अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। यानी कि जो ब्याज के ऊपर पैसा लिया जाता है, औपचारिक क्षेत्र यानी कि जैसे कि बैंक है, अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कि किसी साहूकार से या फिर अपने मित्र से पैसे ले लेना,
इस चीज़ में क्या अंतर है और संक्षेप में लिखना है, इसके बारे में डिटेल से बताना है। तो आंसर देखें, ऋण के औपचारिक स्रोत, यह स्रोत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ऋण के यानी कि ब्याज पर पैसे लेने के जो औपचारिक स्रोत हैं, ये जो हैं सरकार के द्वारा इनको मान्यता मिली हुई होती है तथा सरकार के बने हुए नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक इनकी कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है और जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो इन बैंकों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है जो लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं, यानी कि ऋण उपलब्ध कराते हैं। प्राय ये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, यानी कि कम ब्याज पर यहाँ पर जो है ऋण दिया जाता है, यानी कि कम ब्याज दर पर पैसे दिए जाते हैं। इनमें ऋणाधार की शर्तें आसान होती हैं, यानी कि ऋण लेने की जो शर्तें हैं वो आसान होती हैं। इनमें बैंक सहकारी समितियां शामिल है, यानी कि इसके अंदर औपचारिक स्रोत के अंदर बैंक आते हैं और सहकारी समितियां आती हैं। यह समाज कल्याण की भावना रखते हैं, यानी कि इनकी जो भावना है वो समाज कल्याण की है। उसके बाद है ऋण के अनौपचारिक स्रोत, इनमें वे छोटी व बिखरी हुई इकाइयां शामिल है जो सरकार के नियंत्रण के बाहर है, यानी कि इसके अंदर छोटी व बिखरी हुई वो इकाइयां हैं जो सरकार के कंट्रोल से बाहर होती हैं। इन स्रोतों पर नियंत्रण के लिए कोई संगठन नहीं है, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई संगठन नहीं होता। ये अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, यानी कि जो ब्याज है वो ज़्यादा लेते हैं। इनकी ऋणाधार की शर्तें काफ़ी कठोर होती हैं, यानी कि ऋण देने की जो शर्तें हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं। सूदखोर, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार, दोस्त इस कैटेगरी के अंदर आते हैं अनौपचारिक ब्याज के अनौपचारिक स्रोत के, और इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियां तथा भारत में इसके उत्पादन और वितरण पर एक नोट लिखें। आंसर देखें, चाय रोपण कृषि की एक फसल है, यानी कि चाय जो है रोपण कृषि है। यह एक पेय पदार्थ है, यानी कि पीने का पदार्थ है। भौगोलिक परिस्थितियां, पहला है तापमान, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। वर्षा, इसके लिए 125 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि जो बारिश है वो 125 से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वर्षा तेज़ बौछारों में होनी चाहिए, यानी कि तेज़ बारिश होनी चाहिए। मिट्टी, इसके लिए ह्यूमस और जीवांश युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। धरातल, इसके लिए ढलवा भूमि चाहिए, यानी कि पहाड़ी भूमि चाहिए जहाँ पर ढलान हो। पानी इसकी जड़ों में नहीं रुकना चाहिए, यानी कि जो बरसात का पानी है इसकी जड़ों के अंदर नहीं रुकना चाहिए। श्रमिक, इसके लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की यानी कि मजदूरों की आवश्यकता होती है। वितरण, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं, यानी कि इन जगह पे चाय जो है उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। उत्पादन, भारत में 1960-61 में 3 लाख टन चाय का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2021-22 में भारत में चाय उत्पादन 1.2 बिलियन किलोग्राम था। 2015-16 में भारत में 130 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1992 में हुए संविधान संशोधन की कुछ विशेषताओं का वर्णन करो। तो 1992 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर जो बदलाव हुए थे, संशोधन हुए थे, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, भारतीय संविधान में 1992 में 73वां संशोधन किया गया। इस संशोधन में स्थानीय सरकार से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला है पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया। ये 3 स्तर हैं, गांव, ब्लॉक यानी कि खंड तथा जिला स्तर। उसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से कराना आवश्यक है, यानी कि रेगुलरली जो है चुनाव कराना जरूरी है। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनकी संख्या के अनुसार
स्थान आरक्षित किए गए हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ भाग पंचायती राज संस्थाओं को देना होता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए अलग चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। तो ये थे सारे आपके सभी 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।